बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपने यहाँ के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए। गजब बात है भाई। शेषन साहब कहते गए कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि शेषन उसको फोन लगाओ मुख्य चुनाव आयुक्त को और डेट्स बताओ जो मैंने फाइनल की, कहो इन्हीं को अनाउंस करें। ऐसा चुनाव आयोग चाहते हो ना? यही ना पीड़ा है कांग्रेस की और आपकी कि भाई पवन खेड़ा से क्यों नहीं पूछ रहा चुनाव आयोग कि क्या करना है सर, व्हाट इज द मैटर? क्या अच्छा पवन खेड़ा ने पूछा, कम से कम जयराम रमेश से तो पूछे। इतना भी बड़ा नहीं हो गया भारत का चुनाव आयोग कि जयराम रमेश से भी ना पूछे। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठे सब तय कर लें तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। फंस गया सीएम। का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे बकवास मत करो यार। देखिए सुनने के लिए नहीं आया हुआ है। हम मुद्दे पर बात करें, हम मुद्दे पर बात करें। इंडियन एक्सप्रेस ने कार्टून छापा था हड्डियों के ढेर, और हड्डियों के ढेर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लेके इंदिरा जी। वो लोग आज कह रहे हैं कैसा लोकतंत्र, मजा आया। तो आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे कांग्रेस की पवित्रता को अच्छी तरीके से तोड़ते। अमिताभ अग्निहोत्री के साथ साथ कैसे बीजेपी के नेता पीएम शुक्ला जी ने भी अच्छी तरीके से तोड़ते हैं इन सबको, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी का जो जितने भी नेता है, ये जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है कि सब वोट चोरी करता है, और उसके बाद कैसे बीजेपी की प्रवक्ता पीएम शुक्ला और अमिताभ अग्निहोत्री ने कैसे अच्छी तरीके से धोया। तो दोस्तों ये डिबेट बहुत अच्छी हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा, लंबी फहरिस्त है विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग के भीतर भी गड़बड़ी हो रही है, और ईवीएम का आरोप भी आपका पहले से है ही। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चुनाव का सामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। अच्छा, बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में 5 लाख अभी भी डुप्लीकेट वोटर है। फिर क्या एसआईआर हुआ भाई? 10 लाख वोटर अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके एड्रेस 000 है या फादर नेम जो है वो ABCDEFGH है। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। मतलब कुछ भी। जब सरकार फंस गई, जब 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, सत्र नहीं चला, उसके बाद इनको मजबूरी में इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ी। पहले एजेंडे में नहीं पाई साहिल जी, किसी भी एजेंडे में पहले ये चीज नहीं थी। मजबूरी में चुनाव सुधार पर चर्चा करवा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत इजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे डेमोज भी आए कि वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है वहां पर कुछ भी हो सकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। बात तो सही है। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में
1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नलिनी सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नलिनी सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। ये कौन नहीं जानता इस गतिविधि को? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया ला के दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए, न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। जी साहिल जी, इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। क्या बात है। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई, तो उनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था? भाई आलोक शर्मा जो है सीबीआई की नियुक्तियों को चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, ये तो पहले से आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पहले से इस्तेमाल हो रहा है, आज ही इस पर आशंका क्यों जताई जा रही है? सीईसी की नियुक्ति जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर कर बाकायदा कह चुका है कि ईवीएम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। ये फंस गया सीएम। शब्दों का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे भाई, किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चले, कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे। ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। ये डिबेट किसी और बात का एक दूसरे पर मत करें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं, पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते, इसीलिए। अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। तमीज में रहना। चलिए सब लोग तमीज में रहेंगे, कोई किसी की तमीज का उल्लंघन नहीं करेगा, प्लीज। Wake up to reality. आप जिनकी रिश्तेदारी में हो इस वक्त, उनने तो जजों के पुतले फुकवा दिए थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस समेत हैं। सारे मौलाना सड़क पर आ गए थे, उनका फातिया पढ़ दिया था जजों का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाके ध्वस्तीभूत कर दिया था। राजीव गांधी, आरिफ मोहम्मद खान, याद है ना? अब आप किताब लिए घूम रहे हो, छोटी वाली, बोले संविधान, ओके यस। तब सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरजेंसी लगाने पर भी लानत मलानत भेजी थी। तो आपने 5 जजों को सुपरसीड करके अपना आदमी बना दिया चीफ जस्टिस, याद है ना अशोक जी?
जिन लोगों ने अपने यहां के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए। गजब बात है भाई। और अशोक जी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में क्या कहा है वकील जाने, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक, जो बदला नहीं जा सकता कोर्ट के द्वारा भी। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिवर्तित नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के चयन में जुडिशरी शामिल हो, कहीं नहीं है। क्यों शामिल हो, क्यों शामिल हो भाई? सेपरेशन ऑफ पावर यही कहती है। डिस्ट्रिक्ट जज फिर ये चाहेगा कि जिले में जिलाधिकारी हम तय करेंगे, हम बैठेंगे कमेटी में। अजब तमाशा है। फिर जिसको वोट मिला वो क्या करेगा? वो सत्यनारायण कथा करेगा। अगर वही डिस्ट्रिक्ट जज ये तय कर देगा कि पीडब्ल्यूडी अशोक यादव देखेंगे और रत्नाकर सिंह ग्रामीण सिंचाई देखेंगे, गजब बात है यार। और ये इतना अच्छा तर्क था तो पंडित जी ने क्यों नहीं माना, इंदिरा जी ने क्यों नहीं माना, राजीव जी ने क्यों नहीं माना? इसलिए ये मामला यहां से घूमेगा नहीं जहां से आप घुमाना चाह रहे हो। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हमको इस बात से खुन्नस है, इस बात से नाराजगी है कि उस वक्त हम हाउस में क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं, कांग्रेसी हाउस से क्यों निकाल दिए गए जब ये कानून पारित हुआ। ना ना ना, उन्होंने कहा कि मोदी, मैं उद्धृत कर रहा हूं उनके शब्द आज के हाउस के, मोदी और मिस्टर शाह इन्होंने चुनाव आयोग को इम्यूनिटी दी, कहा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं चुनाव आयोग को, हम सत्ता में आएंगे तो पकड़ कर लाएंगे, कहीं भी चले जाओगे, रिटायर हो जाओगे तब भी लाएंगे और दंडित करेंगे, हम कानून बदल देंगे। ये कहा उन्होंने। भाई साहब, खिलाड़ी कह रहा है रेफरी को कि हम मार कंटाप तुम्हारा काम सुझा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा तब भी, रिटायर हो जाओगे तब भी, गांव चले जाओगे तो गांव से पकड़वा के लाएंगे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आज अब भेड़िया धसान है भाई, इसको लोकतंत्र बताया जा रहा है कि दरोगा के पास ये पावर क्यों नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कुंडी खटखटाए और दो कान के नीचे दे और कहे चलो बुलाया है एसपी साहब ने। और एसपी साहब किसकी सुनेंगे? एसपी साहब सरकार की सुनेंगे, स्वाभाविक है। ये कहना चाह रहे राहुल गांधी। अशोक जी, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर यही चाह रहे हो, इसी बात से नाराजगी है कि चुनाव आयोग को सरकार के डंडे से परे क्यों कर दिया, इस बात पर इतनी नाराजगी, बोले कहीं चले जाओ ज्ञानेश, हम ढूंढ लेंगे तुमको, छोड़ेंगे नहीं। क्या चाहते हो? खिलाड़ी रेफरी को उठक बैठक कराए, एम्पायर को? ऐसा खेल चाहते हो? और नहीं तो क्या। गिल साहब इंदिरा गांधी की कोर टीम के कारकुन थे, कार्यकर्ता थे, नेता नहीं, कार्यकर्ता थे। अशोक जी हैं, एक दिन सुबह इंदिरा गांधी का मन हुआ, बोले गिल तुम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाओ। बोले जी मैडम। कहा? बोले बाद में आना तो तुमको मंत्री बना देंगे। क्या ऐसा चुनाव आयुक्त चाहते हो ना? चुनाव आयुक्त यही ना, खुल के बोलो यार। क्या हम वैसा वाला चाहते हैं कि हम लोहिया वाहिनी का आजमगढ़ के अध्यक्ष को आज मुख्य चुनाव आयुक्त बना दें, फिर उसके बाद उसको एमएलसी बना देंगे? ऐसा चाहते हो? यही पीड़ा है कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? तो करके देख लो, जब सरकार आए तो कर लेना। ऐसे तो हो नहीं सकती, और ना उत्तर प्रदेश में सरकार आने से ये कर पाओगे महाराज। क्या इसके लिए तो केंद्र में सरकार चाहिए, आ जाए और उतना बड़ा बहुमत आ जाए, तभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये प्रवृत्ति खतरनाक है अशोक बाबू। क्या मैं नहीं कह रहा, शेषन साहब कहते गए कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि शेषन उसको फोन लगाओ मुख्य चुनाव आयुक्त को और डेट्स बताओ जो मैंने फाइनल किए, कहो इन्हीं को अनाउंस करे। ऐसा चुनाव आयोग चाहते हो ना आप? यही ना पीड़ा है कांग्रेस की और आपकी कि भाई पवन खेड़ा से क्यों नहीं पूछ रहा चुनाव आयुक्त कि क्या करना है सर, व्हाट इज द मैटर? क्या अच्छा पवन खेड़ा से ना पूछे तो कम से कम जयराम रमेश से तो पूछे। इतना भी बड़ा नहीं हो गया भारत का चुनाव आयोग कि जयराम रमेश से भी ना पूछे, और सुरजेवाला जी से नहीं। और अशोक जी चाह रहे होंगे कि भाई कम से कम राजेंद्र चौधरी के संपर्क में तो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त। नहीं, उनसे हर दिन सुबह पूछे कि दादा सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं हमको दंडित किया जाए। ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए।
ये लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा मित्र। कैसे कैसे जज बना दिए, कैसे कैसे चुनाव आयुक्त तो बना दिए, ये सारा सिजरा खोलूंगा तो बहुत काली परतें उधर जाएंगी। छोड़ दीजिए उन विषयों को। और भारत में चुनाव की प्रक्रिया कैसी थी, कितने रक्त से नहाकर निकलती थी, अशोक बाबू किसको याद नहीं? हमको तो याद है, आपको नहीं याद होगा, हमें तो याद है, हमने तो देखा एक पत्रकार के नाते। इंदिरा जी के समय में असम में चुनाव हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस ने कार्टून छापा था, हड्डियों के ढेर, और हड्डियों के ढेर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लेके इंदिरा जी। क्या उस वक्त इंदिरा जी ने नहीं मानी, बोले नहीं कराएंगे इलेक्शन, करा लिया। वो लोग आज कह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी, कैसे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को अच्छी तरीके से तोड़ते। तो दोस्तों, और उसके साथ साथ हमारे हाल फिलहाल और एक की वीडियो आया है कि देश का जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी अच्छी तरीके से तोड़ा है। और अमित शाह तो अच्छी तरीके से तोड़ा है, क्योंकि अमित शाह ने ये कहा पार्लियामेंट के अंदर, ये कहा है कि वोट चोरी तो तब हुआ था जब इंदिरा गांधी के समय थे, उन्होंने वोट चोरी किया था। वोट चोरी तो वो किया था जो बिना प्रधानमंत्री चुनाव के प्रधानमंत्री हो गया था। और वोट चोरी तो वो कैसा है, जो जवाहरलाल नेहरू को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो होना था, प्रधानमंत्री होना था, उनको हटा के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। वोट चोरी तो तब हुआ था। तो कैसे अच्छी तरीके से हमारे अमित शाह जी ने उन सबको तोड़ा। तो दोस्तों, डिबेट बहुत मज़ेदार हुआ था, तो मेरे को तो मज़ेदार हुआ, आपने देखा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।